आज हम लोग जानेंगे दीर्घकालीन लागत वक्रों का आकार कि दीर्घकालीन में जो लागत वक्र हैं उनके आकार कैसे होते हैं। तो देखिए, हमने पहले पैमाने का प्रतिफल के विषय में विवेचन किया है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने कई बार जो पैमाने का प्रतिफल है उसके बारे में चर्चा किए हैं। आइए अब दीर्घकालीन औसत लागत वक्र पर उसके आकार को देखते हैं। देखिए, अब हम लोग किस पर बात करेंगे? दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के आकार पर विचार करेंगे। वर्धमान पैमाने का प्रतिफल से अभिप्राय है कि यदि हम सभी आगतों में वृद्धि एक विशेष अनुपात से कर दें तो निर्गत में उस अनुपात की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। वर्धमान पैमाना का प्रतिफल से हमें पता चला था कि यदि हम आगतों में वृद्धि एक विशेष अनुपात से करें तो निर्गत में उस अनुपात की तुलना में कहीं अधिक वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में कहें, निर्गत में एक विशेष अनुपात की वृद्धि करने के लिए आगतों में उस अनुपात की तुलना में कम वृद्धि करने की आवश्यकता है। जब निर्गत की कीमत दिए हुए हो लागत में भी कम अनुपात में वृद्धि होती है। देखिए, जब निर्गत की कीमत दिए हुए हो तो क्या होता है? लागत में भी कम अनुपात में वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए हम निर्गत को 2 गुना करने के इच्छुक हैं। हम निर्गत को 2 गुना करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आगतों में 2 गुना से कम वृद्धि की आवश्यकता है। लागत जो फर्म अपने ऊपर लेती है उन आगतों को किराए पर लेने के लिए भी 2 गुने से कम वृद्धि की आवश्यकता है। लागत को अगर किराए पर भी लेगा तो 2 गुने से कम वृद्धि की आवश्यकता है। यहाँ औसत लागत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, आइए समझते हैं। निसंदेह यह स्थिति तब होगी जब तक वर्धमान पैमाना का प्रतिफल कार्य करता है। देखिए, अभी जो हम बात कर रहे थे तो ये जो स्थिति है तब तक होगी, ये जो स्थिति भी जितना भी सुन रहे थे, एग्जाम्पल जो दे रहा था, ये स्थिति तब तक रहेगी जब तक वर्धमान पैमाना का प्रतिफल कार्य करेगा। जैसे जैसे फर्म निर्गत में वृद्धि करती रहेगी औसत लागत गिरता रहेगा। देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न आया था कि औसत लागत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो यहाँ पर जब वर्धमान पैमाना का प्रतिफल कार्य करेगा तो वैसे स्थिति में क्या होगा? तो जैसे जैसे फर्म निर्गत में वृद्धि करती रहेगी, निर्गत में वृद्धि करती रहेगी, औसत लागत गिरता रहेगा। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल से अभिप्राय है यदि हम निर्गत में वृद्धि एक विशेष अनुपात से करने के इच्छुक हैं। देखिए, ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल से क्या अभिप्राय है? यदि हम निर्गत में वृद्धि एक विशेष अनुपात से करने के इच्छुक हैं तो आगतों में उस अनुपात की तुलना में अधिक वृद्धि करने की आवश्यकता है। देखिए, आगत में जो वृद्धि होगा वो ज़्यादा होगा, किसके तुलना में? अनुपात के वृद्धि के तुलना में। परिणाम स्वरूप क्या होगा? लागत में भी वृद्धि उस अनुपात की तुलना में अधिक होती है। अतः जब तक ह्रासमान पैमाना का प्रतिफल कार्य करता है औसत लागत में वृद्धि होनी चाहिए। जब भी फर्म निर्गत में वृद्धि करती है, देखिए, जब तक ह्रासमान पैमाना प्रतिफल कार्य करता है और फर्म अगर निर्गत में वृद्धि करना चाहता है तो वैसी स्थिति में क्या होगा? औसत लागत में वृद्धि होनी चाहिए। स्थिर पैमाने का प्रतिफल से अभिप्राय है आगतों में एक अनुपातिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप निर्गत में एक अनुपातिक वृद्धि। मतलब आगत में अगर एक अनुपातिक वृद्धि कर रहे हैं तो निर्गत में भी एक अनुपातिक वृद्धि होगी। अतः औसत लागत जब तक स्थिर रहता है तब तक स्थिर पैमाना का प्रतिफल कार्य करता है। देखिए, जब तक औसत लागत स्थिर रहता है
जब तक औसत लागत क्या रहता है, स्थिर रहता है, तब तक क्या देखने को मिलता है कि स्थिर पैमाना का प्रतिफल कार्य करता हुआ नजर आता है। ऐसा तर्क दिया जाता है कि एक विशिष्ट फर्म वर्तमान पैमाना का प्रतिफल में उत्पादन के आरंभिक स्तर पर दिखलाई पड़ता है। देखिए, एक चीज़ देखने को मिलता है कि फर्म पर वर्तमान पैमाना का प्रतिफल कब दिखाई देता है, उत्पादन के आरंभिक स्तर पर दिखलाई देता है। इसका अनुसरण उसके बाद कौन आता है, वर्तमान के बाद आता है स्थिर पैमाना का प्रतिफल द्वारा, और फिर ह्रासमान पैमाना का प्रतिफल द्वारा होता है। यानी कि फर्म में सबसे पहले वर्तमान पैमाना का प्रतिफल देखने को मिलता है आरंभिक स्तर पर, फिर बाद में स्थिर पैमाना का प्रतिफल, और फिर अंत में ह्रासमान पैमाना का प्रतिफल। इसके अनुसार दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एक यू आकार का होता है। यू आकार का वक्र बनता है कौन, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की आकृति देखा जाए तो अंग्रेजी का अक्षर यू के समान होता है। इसके नीचे की ओर प्रवण भाग संबंध रहता है, क्योंकि इसमें लिखा है नीचे की ओर प्रवण भाग, यानी कि इसकी स्लोप जो होती है नीचे की तरफ की दिशा से संबंध रहता है। वर्तमान पैमाने का प्रतिफल से तथा ऊपर की ओर उठता हुआ भाग संबंध रहता है। देखिए, वर्तमान पैमाना का प्रतिफल जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता हुआ भाग से संबंध रहता है। ह्रासमान पैमाने का प्रतिफल से क्या होता है, वर्तमान पैमाने का जो प्रतिफल है, वर्तमान पैमाने का प्रतिफल से तथा ऊपर की ओर उठता हुआ भाग संबंध रहता है ह्रासमान पैमाने के प्रतिफल से। इससे क्या होता है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर स्थित पैमाने का प्रतिफल दिखलाई देता है। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के न्यूनतम बिंदु पर क्या होता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल दिखलाई पड़ता है। मैं पुनः दोहराना चाहूँगा, इस दीर्घकालीन औसत लागत वक्र जो बनेगा उसका जो न्यूनतम बिंदु पर क्या दिखाई पड़ता है, स्थिर पैमाने का प्रतिफल दिखलाई पड़ता है। आइए अब जांच करते हैं कि किस प्रकार दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दिखता है। अब हम लोग दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र कैसा दिखता है, आइए उसको समझते हैं। निर्गत की प्रथम इकाई के लिए, निर्गत की जो प्रथम इकाई है, तो प्रथम इकाई के लिए क्या होता है, दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत समान होता है। देखिए, निर्गत की प्रथम इकाई के लिए अगर हम बात करें तो दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत क्या होता है, समान होता है। जब तक निर्गत में वृद्धि हो जाती है, देखिए जब तक निर्गत में वृद्धि हो जाती है तब क्या होता है, तो दीर्घकालीन औसत लागत में आरंभ में गिरावट आती है। देखिए, शुरुआत में क्या होता है, दीर्घकालीन औसत लागत में गिरावट आती है जब निर्गत में वृद्धि होती है, और ये शुरुआत की बात है। उसके बाद क्या होता है, तदनुपरांत एक विशेष बिंदु के पश्चात इसमें वृद्धि होने लगती है। एक निश्चित बिंदु आने के बाद फिर उसमें वृद्धि आने लगती है। जब तक औसत लागत में गिरावट आती है, देखिए जब तक औसत लागत में गिरावट आती है, सीमांत लागत आवश्यक रूप से औसत लागत की तुलना में कम होनी चाहिए। जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो, सीमांत लागत औसत लागत की तुलना में अधिक होगी। देखिए, जब औसत लागत में वृद्धि हो रही हो, उस समय क्या होता है, उस समय सीमांत लागत जो होता है औसत लागत की तुलना में अधिक होगी। अतः दीर्घकालीन औसत लागत वक्र एक यू आकार का वक्र है। यह दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को नीचे से दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है।
देखिए ध्यान से यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को, यानी कि ये देखिए दीर्घकालीन ये औसत लागत वक्र है, नीचे से देखिए यहाँ से इसको नीचे से काट रहा है कौन, दीर्घकालीन सीमांत लागत। तो दीर्घकालीन औसत लागत के न्यूनतम बिंदु, देखिए ये जो दीर्घकालीन औसत लागत के नीचे से तो काट रहा है, बिंदु कहाँ पर, जो उसकी जो न्यूनतम बिंदु है, निचली बिंदु है, ठीक है, न्यूनतम बिंदु पर काटता है। कौन ये काट रहा है, ये काट रहा है दीर्घकालीन सीमांत लागत। किसको, दीर्घकालीन औसत लागत को, उसके न्यूनतम बिंदु को नीचे से। रेखाचित्र 3.9 यहाँ पर जो अभी हम दिखा रहे थे वो 3.9 का है। एक विशिष्ट फर्म के लिए, किसी खास फर्म के लिए दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र का आकार जो है वो दर्शाता है। मतलब यहाँ पर किसी फर्म के लिए दीर्घकालीन सीमांत लागत तथा दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को दिखाया गया है। दीर्घकालीन औसत लागत Q1 पर, ये जो निर्गत की राशि है कितनी है, निर्गत का मान, निर्गत की मात्रा है Q1। तो दीर्घकालीन औसत लागत Q1 पर अपने न्यूनतम पर पहुंचती है। देखिए दीर्घकालीन औसत लागत जो है, ये जो दीर्घ औसत लागत जो है वो Q1 पर देखिए सबसे न्यूनतम पर पहुंचा हुआ है। तो Q1 के बाईं ओर अगर हम बात करें, यानी कि इधर Q1 के बाईं ओर दीर्घकालीन औसत लागत में गिरावट आ रही है। इधर जो है दीर्घकालीन औसत लागत में क्या आ रही है, गिरावट आ रही है, क्योंकि ये ऐसे नीचे आया है, इसके बाद ये ऊपर उठा है, तो यहाँ पर इसकी प्रवणता जो है नीचे की तरफ है, तो गिरावट आ रही है। तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में कम है। अब यहाँ देखिए इसको तुलना कीजिए, तो यहाँ क्या देखते हैं, Q1 के लेफ्ट में हम लोग देखते हैं तो सीमांत जो है, दीर्घकालीन सीमांत लागत कम है। किससे कम है, दीर्घकालीन औसत लागत से। वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, दीर्घकालीन जो सीमांत लागत है वो दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की तुलना में कम है, क्योंकि ये देखिए ये नीचे है का ग्राफ। Q1 की अगर हम दाहिनी ओर बात करते हैं, Q1 के दाहिनी ओर, तो दीर्घकालीन औसत लागत में वृद्धि हो रही है। देखिए दीर्घकालीन औसत लागत में वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये देखिए ये वक्र ऊपर उठ रहा है। तथा दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है, ये देखिए दीर्घकालीन सीमांत लागत जो है, जो ऐसे जो गया है, तो इसमें भी देखिए वृद्धि हो रहा है। और अच्छी बात यह है कि दीर्घकालीन जो सीमांत लागत है इसकी वृद्धि ज़्यादा है और वो दीर्घकालीन औसत लागत की तुलना में ऊंची है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने दीर्घकालीन सीमांत लागत और दीर्घकालीन औसत लागत वक्र के बीच में संबंध को देखें, और फिर हम लोगों ने ये भी इससे पहले जाना कि दीर्घकालीन जो औसत लागत होता है या दीर्घकालीन सीमांत लागत होता है, इसकी जो आकृति होती है वो U के आकार का होता है। तो इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग अब नए चैप्टर में शुरुआत करेंगे। इसके बाद के चैप्टर से इतना आप हर एक वीडियो को रिवीजन करें,